चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने के लिए, और साथ ही साथ वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं जो स्टेट लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि विद इन 1 वीक हमारी बुक है जो आज आ जाएगी। मे बी अभी 2 डेज़ हुए हैं मैंने जब बोला था आपको, तो 25 जून से आप लोग बुक को है जो ऑर्डर कर पाएंगे फ्लिपकार्ट से, और डायरेक्ट भी बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी 25 से। फ्लिपकार्ट पर अभी कुछ लीगल प्रोसेस चल रही है, आफ्टर दैट आपको बुक है जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ESIC के पेपर के लिए, उनके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऑलरेडी 19 जून हो गई है। आपका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है 7 जुलाई को। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। SGPGI के लिए भी वैकेंसी आ सकती हैं, आई हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम हो सकता है। मे बी बिहार का जो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ था वो भी आपको रीअपलोड होके आ सकता है। तो आपको अपनी तैयारी है जो बहुत ही ज़ोरों तोरों से करना है। और IGCAR के लिए वैकेंसी निकली है सेंट्रल की, वो उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके रखिए। अलग अलग जगह है जो अभी वैकेंसी आती जा रही हैं और अपकमिंग टाइम में आती ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आई हो फिर नहीं आती हैं। हाँ, ESIC की वैकेंसी है जो मे बी 2019 में आई थी, उसके बाद अभी आई है 2024 में। नॉर्सेट का एग्ज़ाम हर साल होता है, अभी तो 2 होने लगे हैं, प्री होता है और मेंस होता है, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। वो भी इसी में भी आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में पेपर है, मुझे डेट उतना कंफर्म नहीं, बट आपका एग्ज़ाम है। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको सभी क्वेश्चन में जो रेशनल होता है वो भी आप ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में यदि किसी भी तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन दे दें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। तो यहाँ पर ड्यूरेशन पूछा गया है कि डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेके कुछ हफ्तों तक का जो ड्यूरेशन है, फ्यू वीक्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा टू फ्यू वीक्स, तो प्लेसेंटा की डिलीवरी है उसके बाद से लेके कुछ हफ्तों तक का टाइम क्या कहलाएगा? परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया, पैरेक्सिया। पैरेक्सिया का मतलब होता है क्या? फीवर। पैरेक्सिया का दूसरा नाम क्या होता है? फीवर। नॉर्मली जो हमारा टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री क्या है? फ़ारेनहीट है, नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन जब इससे ज़्यादा जाए, मोर देन चला जाए इससे, तब किस में कंसीडर होगा? फीवर में। 199 के ऊपर ही मतलब जाएगा तो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा किसमें? फीवर में। लेकिन 99.6 से 100 क्रॉस करता है तब। लोचिया का मतलब होगा आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग में यहाँ पे डेवरेज डिस्चार्ज है वो हो सकता है, कुछ सेल्स हो सकती हैं वो। एंटीनेटल पीरियड का मतलब होता है आफ्टर कंसेप्शन टू डिलीवरी होने तक का जो ड्यूरेशन है, वो पूरा जो प्रेगनेंसी के बाद वाली केयर है यहाँ पर वो है क्या? एंटीनेटल पीरियड। परपीरियम पीरियड का मतलब होता है प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद से लेके कुछ हफ्तों का पीरियड, जो कि कितना होता है? 6 वीक्स और 42 डेज। इस दौरान जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होंगे। यहाँ पे देखिए कि जो परपीरियम है क्या, 6 वीक आफ्टर द बर्थ के, बेबी बर्थ के बाद का जो ड्यूरेशन है वो कंसीडर किया जाता है। दूसरा यहाँ पर परपीरियल पायरेक्सिया। परपीरियल पायरेक्सिया कब होगा? जब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए तब। फीवर कब आता है? जब आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाए तब। तो यहाँ पर परपीरियल पायरेक्सिया कंसीडर किया जाता है तब बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट या इससे ज़्यादा हो तब, जो कि 2 सेपरेट ओकेशन, मतलब 24 आवर के बाद, 24 आवर डिलीवरी होने के बाद से लेकर, क्योंकि तुरंत तो इन्फेक्शन होगा नहीं आपको आफ्टर डिलीवरी के बाद, मे बी 24 घंटे 48 घंटे के बाद सो होगा। फीवर आपकी बॉडी ने मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब फीवर मतलब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो यदि आपको फीवर आता है 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद, उसको परपीरियल पायरेक्सिया में कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पर परपीरियल पायरेक्सिया के रीजंस क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं? एक तो सेप्सिस हो गया, मास्टाइटिस हो गया, या कुछ इन्फेक्शन हो गया, या UTI हो गया, या फिर सिजेरियन सेक्शन के दौरान जो इंसिजन वगैरह लगाया वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया,
इन सब रीजन इन सब कारणों से भी क्या है, परपीरियल पायरेक्सिया है जो हो सकता है। अब यहाँ पर परपीरियम की स्टेज होती है जो एग्जाम में बहुत आती है। परपीरियम पीरियड में होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक होते हैं, जो कि 42 दिनों का या फिर 6 वीक का ड्यूरेशन रखा जाता है। तो यहाँ पर यूट्रस तो नॉर्मल रिवर्ट बैक होगी, कितना यूट्रस नॉर्मल रिवर्ट बैक होगी, जो नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वजन होता है 60 ग्राम तक, उतने तक क्या होगी, रिवर्ट बैक होगी। शुरुआती फर्स्ट वीक में बहुत फास्ट तरीके से रिवर्ट बैक होगी, मतलब वापस से है जो। तो यहाँ पर 3 स्टेज होती है इसकी परपीरियम पीरियड की। इमीडिएट मतलब कि फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। क्या होगा, चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद के जो शुरुआती 24 घंटे हैं वो पीरियड कहलाता है क्या, इमीडिएट परपीरियम। और यहाँ पर दूसरा होता है अर्ली, मतलब फर्स्ट वीक। अर्ली का मतलब क्या होगा कि शुरुआती 24 घंटे का हो गया वो हो गया इमीडिएट। अर्ली का मतलब है कि फर्स्ट वीक है जो वो कहलाएगा। रिमोट का मतलब होगा 6th वीक, क्या है, 6th वीक, जिसमें पूरी यूट्रस जेनाइटल ऑर्गन है जो पूरे नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक हो जाए। यदि आपको पूछें कि शुरुआती परपीरियम स्टेज तो वो कहलाती इमीडिएट, दूसरा 1 हफ्ते वाली तो वो है अर्ली, और तीसरी जिसमें 6 वीक का जो कंप्लीट है वो क्या कहलाएगा, रिमोट परपीरियम। ये क्वेश्चन रिमोट परपीरियम आई थिंक MPCHO के एग्जाम में है जो आ चुका है। अब यहाँ पर जो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ है जो यूट्रस का वजन जनरली 1100 ग्राम तक पहुंच जाता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में, सॉरी प्रेगनेंसी स्टेज में 60 ग्राम से, क्योंकि एक्सपेंड होगी, मस्कुलर ऑर्गन है। तो यहाँ पर 500 ग्राम तक तो क्या है 1 वीक आफ्टर द बर्थ, 300 ग्राम 2 वीक आफ्टर द बर्थ, 6 वीक में 50 ग्राम पे वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है जो 1000 ग्राम है, यूट्रस का वजन क्या होता है, घटता है। क्यों, फीटस बाहर आ जाएगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा, और जो एमनियोटिक फ्लूइड और मेम्ब्रेन है वो सब बाहर आने के कारण 1000 ग्राम तो तुरंत घट जाता है। और जो अदर वेट बढ़ा हुआ होता है वो भी विदिन 6 वीक में क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, A 63-year-old patient is seen for routine examination. An excoriated 2 centimeter lesion is found on her left labium majora, which she states has been present for at least 3 months. What is the next best step in the management of this patient? लेबियम मेजोरा क्या है यहाँ पर, लेबियम मेजोरा 63 साल की ओल्ड क्लाइंट है, रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आई, उसके लेबियम मेजोरा पर क्या है 2 सेंटीमीटर के लीजन है, और उसका कहना है कि उसको लास्ट 3 मंथ से है। यहाँ पर आपका पेशेंट के लिए मैनेजमेंट क्या होगा, प्रिस्क्राइब हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, शेड्यूल कॉल्पोस्कोपी, परफॉर्म एक्सीजनल बायोप्सी, या फिर प्रिस्क्राइब बोरो सॉल्यूशन सॉक्स। क्या करेंगे आप, के लिए जो मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा कि यदि 2 सेंटीमीटर के लीजन है तो यहाँ पे आप हाइड्रोकॉर्टिसोन क्यों देंगे, स्वेलिंग वगैरह है, क्या है, स्टेरॉइड्स है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि 3 महीने से लास्ट कॉल्पोस्कोपी है जो क्या है, कॉल्पोस्कोपी से भी यहाँ पता नहीं चलेगा कुछ भी। जो कॉल्पोस्कोपी टेस्ट जनरली सर्विक्स को प्रॉपर विजुअलाइज करने के लिए किया जाएगा, लेकिन लेबियम मेजोरा पर, लेफ्ट लेबियम मेजोरा पर यदि ये क्या है लीजन्स है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट वो फाइंड आउट क्या होगा, बायोप्सी, कि किसी भी तरीके का एक कैंसर ग्रोथ तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सीजनल बायोप्सी करके है जो वहाँ के टिश्यू कलेक्ट किए जाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, परफॉर्म एक्सीजनल बायोप्सी। और यहाँ पे आपको इस तरीके से, ये रहा लेबियम मेजोरा जो आउटर पार्ट है, और लेबियम माइनोरा जो कि क्लाइटोरिस का जो हिस्सा ही है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्लाइटोरिस का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर यदि कुछ लीजन्स वगैरह होते हैं तो कैंसर स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, किसकी, कैंसर स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। अब आती है आपको एक और बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जनरली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेबिया के यहाँ पे क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। और इसमें भी यदि कभी इस ग्लैंड के इधर यहाँ पे रहेगी, दोनों साइड जो वेजाइना की दोनों साइड रहती है कि ग्लैंड, यदि यहाँ पे किसी भी तरीके की सिस्ट हो जाए या पेनफुल एब्सिस बन जाए
वो कहलाती है बर्थोलिन सिस्ट। और एक ग्लैंड का काम क्या होता है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है यहाँ पर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेजाइनल एरिया में लुब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स से एक म्यूकस भी रिलीज करती है जो कि लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो यहाँ पर बर्थोलिन सिस्ट रहेगी। तो छोटी छोटी ग्लैंड है दोनों साइड, वेजाइना के दोनों साइड क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन यदि इनमें कुछ पेनफुल या फिर हम ये कह सकते हैं कि एब्सिस फॉर्मेशन हो जाए या गठान टाइप से बन जाए तो उसको सिस्ट का नाम दिया जाता है। और इसके लिए भी यदि नॉर्मली ठीक नहीं होती तो एक्सीजन करके इसको भी रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द सर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स। मोस्ट कॉमन बिनाइन मतलब ना फैलने वाला, एक होता है क्या मेटास्टैटिक और दूसरा होता है बिनाइन। बिनाइन वाला फैलता नहीं है, एक ही जगह पे क्या करेगा, अपनी साइज को बढ़ाएगा। न्यूप्लाज्म सर्विक्स और एंडोसर्विक्स का पॉलिप्स, ल्योमायोमा, नेबाथियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस या फिर गार्डनर डक्ट सिस्ट क्या कहलाएगा। मोस्ट कॉमन है, बिनाइन न्यूप्लाज्मा है सर्विक्स और एंडोसर्विक्स का, तो ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो नाम यूज किया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा पॉलिप्स, क्योंकि मोस्ट कॉमन बात की गई, क्या होगा, पॉलिप्स। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पॉलिप्स। पॉलिप्स मतलब कि कॉमन है, बिनाइन है मतलब फैलेगा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा पॉलिप्स। जो गार्डनर डक्ट है, क्या है, गार्डनर सिस्ट डक्ट है, ये अलग तरीके से है। इसमें जो फॉर्मेशन होगा गार्डनर सिस्ट डक्ट में सिस्टिक लीजन्स होंगे जो कि वेजाइना के यहाँ पे बनेंगे। कहां पर, वेजाइना के यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पॉलिप्स। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट अल्कोहल विथड्रॉवल सिम्टम इज। कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी अल्कोहल विथड्रॉवल सिम्टम के लिए। अल्कोहल विथड्रॉवल सिम्टम का मतलब है कि जो लोग शराब पी रहे हैं उनकी शराब स्टॉप कर दी गई है, क्या है, उनकी शराब को स्टॉप कर दिया गया है। आफ्टर दैट जो सिम्टम बनेंगे बॉडी में, जो विथड्रॉवल सिम्टम बनेंगे, उनको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग अपनाई जाएगी, नेलोक्सोन, डाइसल्फाम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरथियाजेपोक्साइड। एक चीज याद रखें, डाइसल्फाम और कोई अदर ड्रग हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एल्कोहल के लिए एज ए डिटरेंट मतलब छुड़वाने में हेल्प करेगी, क्या है, जो डिटरेंट ड्रग है वो होगी डाइसल्फाम। लेकिन यहाँ पर विथड्रॉवल सिम्टम के लिए बात की गई है तो वो क्या होगी, क्लोरडाइजेपोक्साइड। क्या होगा, क्लोरडाइजेपोक्साइड। और जो अल्कोहल विथड्रॉवल के कारण कॉमन सिम्टम होता है यहाँ पे आपका एग्जाम में पूछा जाता है, होता है डेलिरियम ट्रिमर्स। क्या होगा, is monitoring a 15-month-old child for sign and symptom of increased intracranial pressure after a craniotomy. The nurse plans to monitor for which early sign or symptom of increased ICP in this children. तो यहाँ पर एक नर्स है जो 15 महीने के बच्चे को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। क्रेनियोटॉमी सर्जरी हुई है, आफ्टर द क्रेनियोटॉमी आईसीपी बढ़ रहा है, तो कौन से साइन है, अर्ली साइन है जो आईसीपी बढ़ने के लिए इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स पता चलेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है 15 महीने के बच्चे में। कौन से साइन है तो देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में है एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लास्ट वन इज द कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो बच्चे की एज कितनी है, 15 मंथ है। क्या है, 15 मंथ बच्चे की एज है। तो यहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एज के अकॉर्डिंग पूछा है कि आईसीपी के अर्ली साइन क्या है, बड़े हुए आईसीपी के अर्ली साइन क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, जनरली फॉन्टेनेल है, एंटीरियर क्या होते हैं, यहाँ पर जो बच्चे में आपको 15 महीने के बच्चे में देखने को मिलेगा होगा फॉन्टेनेल। यदि 18 महीने की एज तक के बच्चे में, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यदि 18 मंथ की एज ग्रुप तक के बच्चे में कहते हैं आईसीपी के अर्ली साइन, तो वो होगा बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्या होगा, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्यों होगा, क्योंकि जो 18 महीने तक की एज होती है बच्चे की, उसमें जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो क्लोज नहीं हो पाता।
जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनल है वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनल है ये क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 12 to 18 मंथ की एज में। तो यहाँ पर आपको क्या मैंने याद रखना है कि यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं आईसीपी के अर्ली साइन तो होंगे बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। यदि यहाँ पर बात करें अप टू 18 मंथ, क्या है अप टू 18 मंथ में, तो अर्ली साइन क्या है बल्जिंग फॉन्टेनल। लेकिन यदि 18 महीने की एज के बाद बात करते हैं तो अर्ली साइन होगा वॉमिटिंग। आपको ये चीज अपने माइंड में सेट करके रखना है। यदि 2 साल के बच्चे में कहते हैं कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है तो वो होगा एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन यहाँ पर 18 महीने से कम में कहें तो एंटीरियर फॉन्टेनल बल्जिंग, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता 18 महीने तक। और एडल्ट में आता है, यदि यहाँ पर यही चीज एडल्ट्स के लिए कहते कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है तो वो होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश एंड रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि बच्चे की जो वेट है, क्या है बच्चे का वेट है जो एक ही जगह पे स्टॉप होके रह गया, उसको हम क्या कहेंगे? फेलियर टू थ्राइव। क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, दैट मींस फेलियर टू थ्राइव। ये टर्म यूज किया जाता है इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि एक साइन है फेलियर टू थ्राइव। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में आता है फेलियर टू थ्राइव तो आपको याद रखना है रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। क्या है? रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीबी का जो मोस्ट कॉमन साइन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, और वेट गेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन साइन नहीं है वो कौन सा है? तो वो है वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आपने हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं देखे होंगे कभी भी। हमेशा टीबी के पेशेंट होते हैं जो उनका वेट है जो कभी भी गेन नहीं होता है, स्पेशली क्या होता है बहुत ही फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन और आता है कि यदि टीबी का एक जो क्लिनिकल साइन पूछा जाता है तो वो क्या होगा? कफ फॉर मोर देन 3 वीक। क्या है? खांसी का आना कंटिन्यूअस 3 वीक से ज्यादा, फीवर आना स्पेशली एट नाइट में, वेट लॉस होना, एपेटाइट भूख नहीं लगना, एंड यहाँ पर 1 महीने या 3 वीक तक तो क्या रहता है? खांसी रहेगी, फीवर रहेगा, निमोनिया होना बार बार। एडवांस टीबी के जो साइन है वो नाइट स्वेट, वेट लॉस, फटीग एंड रैशेस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है, मिड डे मील जो स्कीम है, इसके तहत कितना सप्लीमेंट्स है जो प्रोवाइड करवाया जाता है? ऑप्शन में है 200 किलो कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 calories and 8 to 12 gram protein, 300 calories and 14 to 16 gram protein and 200 calories and 6 to 8 gram of protein। तो यहाँ पर जो मिड डे मील सप्लीमेंट में जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें कितना है जो कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है? जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम कब आई थी? 1995 में, 1995 में। जो यहाँ पर उस टाइम पर 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, और ये स्कीम अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको जो मिड डे मील सप्लीमेंट में डाइट दी जाती है उसमें कितना होता है? 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। In this scheme, children 1st to 5th should achieve 100 gram food per student and 3 calories and 8 to 12 gram of protein। तो मिड डे मील स्कीम के तहत 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। और किनको दिया जाता है? जिनकी जो क्लास स्टैंडर्ड 1st ग्रेड से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों को दिया जाता है 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट, जिसमें उनको 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन है जो मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ था,
क्वेश्चन है, a nurse is taking care of a patient with closed chest drainage and observe constant bubbling in the water seal compartment during both inspiration and expiration. What the nurse should concluded? तो यहाँ पर एज अ नर्स आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है, तो यहाँ पर आपको बबलिंग देखने को मिल रही है वाटर सील कंपार्टमेंट में, चाहे आप एयर इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो। तो ये क्या होगा? द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, द पेशेंट हैज डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, द चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, द सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था रिसेंट में कि यदि बबलिंग साउंड देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूअस आप बबलिंग देख रहे हैं वाटर सील चैम्बर में कंपार्टमेंट में, तो ये क्या है? तो ये साइन है कि सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्या है ये? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक मशीन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर यदि बबलिंग साउंड मेनली एग्जाम में आता है, बबलिंग आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है वाटर सील चैम्बर में स्पेशली, तो क्या होगा? यहाँ पर एयर लीकेज हो रही है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा फोर स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है, उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा? इनहिबिन बी। जो जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है? बेबी के लिए ट्रायसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है? मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है? एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज होता है मेट्रोनिडाजोल का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किसमें होता है? होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा। लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी, स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में। लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी, और डेफिकेशन के टाइम पर ज्यादा स्ट्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफरेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों है जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है, सबसे ज्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली और इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RHD immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। एंटी-D isoimmunization से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RHD इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RHD इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के, कितने? विदिन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी के, सॉरी, जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 घंटों के अंदर RHD इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है डी आइसोइम्यूनाइजेशन, एंटी-डी आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज which of the following perinatal infection disease can be prevented by post delivery passive active isoimmunization of the neonates। तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस ए को, बी को, ई को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है तो वो क्या है? हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई हैं, ये कैसे RNA वायरस हैं।
लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है क्या है, डीएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का। नेक्स्ट है यहाँ पर a neurological disorder in which the patient will have an expression of mask like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में मार्सेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन, कोरिया एंड पार्किंसन डिसीज। चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, मार्सेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किसमें देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज में। मायस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज। तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह बल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्सियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन बॉल में होगा। लेकिन जब यूट्राइन बॉल के यहाँ पर ना होके कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी। ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक। क्या है, फर्स्ट 36 आवर तक, डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है, एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे, थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी।
क्या हम टर्म यूज करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा, ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा, होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैशेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैशेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं, रोज कलर के रैशेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं। तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, इसमें मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू, डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है, मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ द अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है जनरली, एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो एलर्जन से, जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए, तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है, अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है, डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैंप करेंगे, 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैंप को हमें कब क्लेम कब करनी है, कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लेम द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय।
ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनस का कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्टोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्टोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्टोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्पास्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज presents what level of urine albumin together with high blood pressure is sufficient to categorize her as having preeclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में, लेडी को प्री एक्लेम्सिया है, तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? +3, +4, +5 या फिर +2। कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया, तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी? इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा? बिलिरुबिन को क्या करेगा? बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा? बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, which of the following agent used to treat this outcome effect। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए? इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। Next and most important question, RH negative mother delivered a baby
विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू द ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है, मदर RH नेगेटिव है, सॉरी RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। यदि मदर पूछे तो अलग है और बेबी पूछे तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए, मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो किसके लिए है, बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होके कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी, विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कंप्लीटली रोटेट नहीं हो पाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में, और कब होगा, डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ही डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है, विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है, वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 years, वुमेन विद द इनेबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होगा, प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज्यादा हो उनके लिए जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हजार रुपए है जो दिए जाते हैं, टोटल 3,000 रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1,000 रुपए रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया, गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा, हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिक्यूलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था।
तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं कि ए बस है कि बी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो 1975 में लॉन्च किया गया था। तो दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं? 31 मई को। Next is which of the following is the program implemented by the government of India in 2014 to ensure immunization for children up to 2 year of age and the pregnant women। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था, तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी, तो वो कौन सी थी? मिशन इंद्रधनुष। क्या थी? मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था जो कि जेपी नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं तो 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है? मिशन इंद्रधनुष। मैन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी? जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया? लुइस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया? एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू? एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी? वो थी स्मॉल पॉक्स और खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड है किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी? पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज है वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी। डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया। पहले 7 थी जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन को भी ऐड किया गया।
तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउअडेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज द वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम आईएलआर भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किसमें स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज किए जाते हैं। यदि WIC पूछे, क्या है WIC पूछे, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती है वहां यूज किया जाता है। कोल्ड वैक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है सब सेंटर है वहां पर यूज किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था? 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूं कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। Thank you for watching us. Bye bye. Have a good